नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रिटेन ज्ञान में। आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हिंदी को स्टार्ट किया है। इसमें हम हिंदी को यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के हिसाब से चैप्टर वाइज वीडियोस कर रहे हैं। यह हमारी हिंदी सीरीज की फोर्थ वीडियो रहने वाली है। इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, गुण, दोष एवं सुधार और समास को कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, यह हिंदी भाषा एवं हिंदी की मुख्य बोलियां के मुख्य तत्व, भाषा का अर्थ, विशेषताएं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। ये जो हमारी वीडियो रहने वाली है, ये जो भी उत्तराखंड, यूके ट्रिपल एससी और अदर स्टेट्स के एग्जाम है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलो हम इसका आज का टॉपिक देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख भाषा बोलियां। सबसे पहले इसमें भाषा को डिफाइन करा गया है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? तो भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। मतलब मनुष्य अपने जो विचार है उसका आदान प्रदान कैसे करता है? शारीरिक इशारे से, मौखिक ध्वनि से और लिखित अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। जब शब्द होंगे तो उनके जो सार्थक समूह होंगे उसके संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्य शब्दों से, शब्द मूल ध्वनि से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य शब्द और मूल ध्वनि ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। जो कामता प्रसाद गुरु जी थे, उनके अनुसार भाषा क्या है? मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सके और दूसरों के विचार समझ सके। उनका कहना है कि जो भाषा वह साधन है, जिस भाषा ही वह साधन है जिससे मनुष्य क्या कर सकता है? अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों दूसरों की बातें समझ सकता है, जान सकता है वो क्या कहना चाहता है। तो हम आगे देखते हैं भाषा के रूप। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के तीन रूप होते हैं। कौन कौन से वो तीन रूप हैं? एक है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा और तीसरी है सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसमें क्या करते हैं, मुंह से हम बोलते हैं, वो क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। हम मुंह से किसी भी चीज का बोल के ध्वनि के हिसाब से, जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? मौखिक भाषा है। मैं मौखिक ही तुम्हें बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में ये बता रहा है। तो ये क्या है? मौखिक मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा कौन सी कहलाती है? जैसे हम लिख के, जैसे पत्र लिख के, निबंध, कहानी, जीवनी, मतलब ऐसे कोई भी लिख के हम जो प्रकट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जिससे हम बच्चों को समझाते हैं, गूंगे बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उन्हें ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे सांकेतिक भाषा का मैं तुम्हें एग्जांपल दूं। जैसे हम इमोजीज का यूज करते हैं। जैसे हमने ये बनाया, तो इसका मतलब क्या है? स्माइली। तो इससे हम समझ जाते हैं कि स्माइली। अगर हमें किसी की बात अच्छी लगती है तो हम हार्ट हार्ट देते हैं। तो ये क्या है? ये एक सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ वो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी क्या है? भारोप्य भाषा परिवार की भाषा है। भारोप्य क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है, जैसे ये इंडिया का मैप है। तो क्या था, जो ईरान वाले इंडिया के अंदर व्यापार करने आते रहते थे। ये सिंधु नदी, जो हमारी है सिंधु नदी, इंडस जो नदी कहते हैं। तो ये यहाँ से इंडिया के अंदर आते रहते थे व्यापार करने। तो यहाँ पर क्या था, इंडिया, ये क्या कहते थे, इस नदी को पहले सिंधु के नाम से, इस पूरे एरिया को हम सिंधु क्षेत्र के नाम से जानते थे। तो ये क्या कहते हैं? सिंधु सिंधु कहते थे। तो बाद में जो सिंधु धीरे धीरे हिंदू बना और फिर हिंदू से हिंदी बनी। तो ये हिंदी का उत्पत्ति है। तो जो हिंदी है, ये क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है।
तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ है संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। तो हिंदी भाषा का जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि कैसे हुआ है, सिंधु शब्द से हुआ है। और इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति, ये भी बहुत बार आता है कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो शहर से नहीं, अब अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन है। जो संस्कृत है वो भारत की सबसे प्राचीन लैंग्वेज है। ठीक है। तो जिसे आर्य भाषा, आदिजनी या देववाणी भी कहते हैं। इसको संस्कृत को आर्य भाषा भी कहा जाता है, आदि जननी कहा जाता है, देव भाषा बोलता है, और देववाणी भी कहते हैं इसको। इसको देववाणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी हमारे महाभारत महाभारत हो गया, रामायण हो गया, जो हमारे पुराण हो गए, वो सब किस में लिखे गए? वो सब संस्कृत में लिखे गए, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? देववाणी भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बाँटा गया है। पहले है प्राचीन काल, मध्यकालीन, और तीसरा क्या है? आधुनिक। तो प्राचीन माने एंशिएंट, फिर मिडेवल, फिर जो आधुनिक माना मॉडर्न। भारतीय आर्य भाषा काल जो प्राचीन है वो है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, और मध्यकालीन 500 से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक है 1000 से, जो अभी भी चल रहा है। कालों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। अब हिंदी का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले आई संस्कृत, फिर संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, फिर अब आगे देखिए। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा कि संस्कृत आई, संस्कृत को देववाणी कहा गया। देववाणी क्यों कहा गया, ये मैंने बताया अभी तुमको, कि जो महाभारत, रामायण, या जो हमारे पुराण वगैरह जो लिखे हुए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हैं, इसलिए इसको देववाणी कहा गया। फिर अगला है पाली। पाली में जो जो बुद्ध भगवान थे, इन्होंने क्या करा था? पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। और तो ये बौद्ध धर्म की भी भाषा है, तो पाली। इसके बाद फिर प्राकृतिक आई, जो जैन धर्म की भाषा थी। महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। फिर अपभ्रंश, जो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप, उसको अपभ्रंश कहा जाता है। फिर जो अभी हम आधुनिक हिंदी है, इसको हम हिंदी कहते हैं। ये इसका सीक्वेंस है, ये हमेशा एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और आगे है राजभाषा के रूप में हिंदी। अब हम पढ़ेंगे कि राजभाषा के रूप में हिंदी के लिए क्या क्या काम करेंगे, और क्या 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 है राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा का मतलब है जो भी हमारा शासन या प्रशासन जो भी काम करे, डॉक्यूमेंटेशन में जो भी काम होता है, तो उसमें जो भाषाएं यूज करी जाती है उसको कहते हैं राजभाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य, जो भी हमारे कार्यालय वाले काम होते हैं, प्रशासनिक कार्य हो गए, संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य क्या करता है? सेतु का काम करता है। तो 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कब करा गया, तो 14 सितंबर 1949 को करा गया, इसलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो हर भाषा को किसी न किसी लिपि में लिखा जाता है। जैसे हिंदी को किस में लिखा जाता है? तो हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। जैसे पंजाबी को लिखा जाता है गुरुमुखी में। तो ऐसे ही जो भी हम किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम एक लिपि का यूज करते हैं, तो हिंदी के लिए यूज करते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि नागरी लिपि देवनागरी लिपि को हम नागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि जो होती है इसका देवनागरी लिपि ब्राह्मणी लिपि का ही एडवांस वर्जन है, ब्राह्मणी लिपि का।
जिस प्रकार ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि भी क्या होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ को हम इसमें लिखते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और शासनिक प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष के लिए। जब शुरू में क्या हुआ था, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो क्या हुआ था, अंग्रेजी भाषा को हमने सिर्फ 15 सालों के लिए ही यूज करेंगे, ये हमारा था कि शासकीय जो हमारे जो गवर्नमेंट का काम होंगे उसके उसमें सिर्फ 15 सालों के लिए यूज करेंगे, ये हमने रखा था, लेकिन अभी भी यूज हो रही है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति की लागू हुई। अ, भारतीय संविधान के भाग 17, ये भी बहुत बार आता है पेपर में, किसमें, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये संविधान के अनुसार बता रहे हैं कि कौन से पार्ट के अंदर और कौन से आर्टिकल्स में के अंदर ये राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो पार्ट 17 और आर्टिकल 343 से 351। तो अनुसूची 8, जो अनुसूची 8 है, शेड्यूल 8 के अंदर भारत से संबंधित जो जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमी, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी। अनुच्छेद जो 343 का क्लॉज 1 कहलाता है, वो कहता है, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ, मतलब जो भारत है, कि राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि, मतलब ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि कौन सा आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि जो संघ है, मतलब जो भारत है, यूनियन ऑफ इंडिया है, कि राजभाषा हिंदी रहेगी और लिपि कौन सी रहेगी, लिपि रहेगी देवनागरी। देवनागरी लिपि जो है मूलतः अक्षरात्मक है, मतलब क्योंकि इसमें शब्द हैं जैसे क ख ग, इससे ये बनी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, अक्षरात्मक लिपि कहते हैं। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा को हम संवैधानिक स्थिति देखते हैं इसकी क्या क्या है। तो भाग 5 के अंदर, पार्ट 5 के अंदर, अनुच्छेद 120 के अंदर, संसद में जो संसद के जो कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, उसके लिए संसद के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में अनुच्छेद 210 के अंदर, आर्टिकल 210 के अंदर, विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली, जो भी विधानमंडल है, जो राज्य के अंदर विधानमंडल होते हैं, उनके अंदर प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। फिर संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने, ये बहुत बार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद जो 344 है, इसके तहत जो राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो ये बहुत बार इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ये काफी बार एग्जाम्स में आता है कि जो अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955, कभी कभी डेट भी आती है, और ये तो हमेशा पूछा जाता है कि कौन इसके प्रथम राजभाषा आयोग के कौन अध्यक्ष थे, तो बीजी खेर की अध्यक्षता में हमने क्या करा था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। फिर अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषा के बारे में प्रावधान दिए गए, मतलब कौन से देश में, कौन से प्रदेश में, कौन से राज्य के अंदर कौन कौन सी भाषा का हम यूज करेंगे, तो उसके बारे में भी दिया गया है। फिर ऐसी अनुच्छेद 346 में राजभाषा अर्थात एक राज्य के दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच के संवाद, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो भी संवाद होगा, जो भी बातचीत होगी, या राज्य का जो यूनियन के साथ जो बातचीत होगी, तो उसके उसके लिए भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। 348 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधेयकों और अधिनियमों तथा अध्यादेश आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 348 में क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, विधेयक, लेगिस्लेचर में, अधिनियमों में, अध्यादेशों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का क्या है, प्रावधान है। अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधित विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया है। जो आर्टिकल 350A है, उसमें प्राथमिक स्तर पर
जो प्राथमिक स्तर है, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको अपनी मातृभाषा में शिक्षण दिया जाए। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर, मातृभाषा के अंदर, जो मातृभाषा वो भाषा होती है जो माँ के द्वारा या परिवार में कोई भी भाषा का हम यूज़ करते हैं उसको मातृभाषा कहते हैं। जो हम बचपन से सिखाई जाती है हमको, उसको कहते हैं। तो उसको इसका उल्लेख है 350 ए में कि प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा के शिक्षण दिया जाता है उसका प्रावधान है। और जो आर्टिकल 350 में शिकायतों का निर्वहन हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है। जो भी हम शिकायत करते हैं उसके लिए हमें कौन सी भाषा का यूज़ करना है उसके लिए है। आ- आर्टिकल 350 बी में भाषीय अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष पर्दे का उल्लेख है। फिर अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट याद करने हैं, जैसे हमने एक ये याद कर सकते हैं, आर्टिकल 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण, और सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जो कौन सी भाषा यूज होगी उसके लिए। और ये जो आर्टिकल 344 है, इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क करें। अगला है क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा मिला है वो कितनी लैंग्वेज को मिला है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है। तो ये मिला है 6 भाषाओं को मिला हुआ है। क्लासिकल लैंग्वेज, ये शास्त्रीय भाषा भी बोलते हैं इनको। इसमें कौन कौन से आते हैं इसके लिए छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है। तो ये है संस्कृत, SKT, टॉम, संस्कृत टॉम। तो S से संस्कृत, K से कन्नड़, T से तेलुगु, G से तमिल, O से उड़ीसा, और M से मलयालम। तो इसको याद कर ले, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आती हैं कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, भाषाओं को जो दर्जा मिला है कितनी लैंग्वेज को मिला है, तो 6 लैंग्वेज को मिला है। राजभाषा क्यों कौन सी होती है, जो राजभाषा का अर्थ होता है जो राज्य की भाषा होती है, जिसमें राज्य क्या करता है अपने जितने भी काम होते हैं उसको जो करता है उसको राजभाषा कहलाती है। उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है, इसका कमेंट में बताएं। अ, राज्यों की अपनी भाषाएं होती है, प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं में अपने राज्य की भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। जब केंद्र के साथ उसे संपर्क स्थापना या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वह राजभाषा या सहज भाषा का प्रयोग करता है। जब किसी भी राज्य को सेंटर के साथ कोई भी बातचीत करनी है या अपने पत्र के हिसाब से उसको पत्र भेजना है तो वो कौन सी भाषा में करेगा, वो राजभाषा में बात करेगा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो राष्ट्र को राष्ट्र के साथ संपर्क करने के लिए यूज होती है, तो उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा होती है। जिस भाषा के माध्यम से महत्वपूर्ण राष्ट्र के विचार विनिमय एक संपर्क स्थापित किया जा सके उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा का भावनात्मक क्षेत्र होता है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने और राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्र गौरव की भावना को संवहन करने की शक्ति होती है। मतलब जो राष्ट्र भाषा होती है क्या है, भावनात्मक क्षेत्र होता है इसका। ये क्या करता है, पूरे अगर कोई बात करनी है तो उसको राजभाषा में करने से क्या होता है, जो सारे लोग एक सूत्र में बच जाते हैं और राष्ट्र की भावना जागृत होती है सबके मन में। तो भारतीय संविधान में अभी किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा या जनभाषा वह भाषा है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विमर्श का कार्य करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। भाषा या जनभाषा वो होती है जो आपस में जो हम बातें करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनभाषा या भाषा बोलते हैं। ठीक है। तो देखो जैसे वर्तमान समय में भारत की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, अंग्रेजी। ठीक है, तो ये है। अब मातृभाषा कौन सी होती है, जो इसका हम अभी पहले देखा था। मातृभाषा का समान अर्थ है माता की भाषा। जो भी हम माता पिता या परिवार के सदस्य के बीच में जो हम बातें करते हैं, या उनसे जो भी हम शुरुआत में बचपन के दिनों में जो भी हम सीख, या जो हम आसानी से सबसे पहले सीख लेते हैं या इजीली सीख लेते हैं, जो हमारे आसपास
हमें सुनाई देता है तो उसको हम मातृभाषा बोलते हैं। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। दूसरे शब्द में बालक अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है वही मातृभाषा कहलाती है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, कभी कभी ऐसा भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते कि ये कथन किसने कहा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये ये बिल्कुल सही बात कही है। जैसे मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक इसलिए है क्योंकि क्या होता है, जब हम बचपन में होते हैं तो हमें क्या होता है, जो हम आसपास के जो हमारे जिस हिसाब से कल्चर होता है और जिस हिसाब से हमारी लैंग्वेज यूज होती है उसको हम याद करना, याद भी करने की जरूरत नहीं होती। उसको हम क्या करते हैं, सुबह शाम सुन रहे होते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ रही होती है। तो अगर हमें उसमें ही हमारी आगे की एजुकेशन हो जाए शुरुआत में, तो हमें वो इजी पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। बोली, भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्र रूप को बोली जाने वाली किसी एक बोली क्या होती है, एक किसी भी एक एरिया के अंदर जो भौगोलिक दृष्टि से ये एक क्षेत्र के अंदर जो बोली जा रही है उसको क्या कहते हैं, बोली बोली जाती है। ठीक है, एक छोटे समूह के अंदर या एक एरिया के अंदर जो बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। कोई भी जैसे हम बोलते हैं इसकी बोली ये है। ठीक है। तो देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होती है, हर भाषा के लिए एक लिपि होती है। तो लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। पहचान एक क्षैतिज रेखा होती है जिसको शिरा रेखा कहते हैं। शिरो रेखा क्या होती है, जैसे हम लिख रहे हैं माता, माता हमने लिखा जो इसके ऊपर लाइन है इसको शिरो रेखा कहा जाता है। जैसे कमल शिरो रेखा है, कमल के ऊपर खींची हुई शक्ति रेखा को हम कहते हैं। अब ये भी एक हमारा उत्तराखंड के सिलेबस में एक जिन्होंने टॉपिक दे रखा है कि देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषाएं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है और ये एक सेपरेट उन्होंने टॉपिक लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा देख लें और इसको अच्छे से याद कर लें। तो इसमें है हिंदी, हिंदी, संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मगही, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, नेपाली, गढ़वाली, नागपुरी, अंगिका, खस एवं अन्य। अब आगे देखते हैं। भारत के पूर्व जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हमने आगे भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में हिंदी दिवस मनाया गया था। तो ये आता है कि सबसे पहली बार हमने कौन सी एम्बेसी में मनाया था, तो नॉर्वे की नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती है और 17 बोलियां आती हैं। तो ये है अलग अलग ये इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। इस चार्ट को अच्छे से देख लें कि जो अपभ्रंश है, कौन से अपभ्रंश को कौन सी भाषा लिख रही है, ये काफी बार एग्जाम्स में आता है। तो इसको हम देख लेते हैं। शॉर्टसिनी अपभ्रंश से जो लिखी हुई भाषा है वह पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती और पहाड़ी। और मागधी से कौन कौन से लिख ली है, बिहारी, बंगला, उड़ीसा, असमी। अर्ध मागधी से लिख ली है पूर्वी हिंदी, वाचड़ से सिंधी, महाराष्ट्र से मराठी, पैसाची पैचासी से लहदा और पंजाबी। अब हिंदी की जो ये प्रमुख बोलियां उनका नामकरण नामकरण करा गया और विद्वानों का नाम भी पढ़ लेते हैं। खड़ी बोली जो का नामकरण किसने करा, धीरेन्द्र वर्मा जी ने करा। कौरवी का करा राहुल शंकरतियान ने। ये भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कौरवी कौरवी किसके द्वारा नाम रखा गया, तो राहुल शंकरतियान के द्वारा रखा गया। बिहारी ग्रीसियन के द्वारा, ग्रियर्सन राजस्थानी ग्रियर्सन के द्वारा, ब्रुजबली ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा, भोजपुरी रेमंड्स के द्वारा, मैथिली कॉलबुर्ग के द्वारा,
डिंगल बाकी लाल के द्वारा। ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है। तो इसमें जो मेनली इम्पोर्टेंट कौरवी, राहुल शंकरचांद, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, एक बार सभी देख लें अच्छे से। अब देखते हैं हम, जो अभी हमने पढ़ा कि कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकलती है, तो हमने सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्टशैनी अपभ्रंश से कौन सी निकलती है। पश्चिमी हिंदी निकलती है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ निकलती है। वो कौन-कौन सी है? तो खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी भी कहते हैं। जैसे ठीक है? तो पहले है खड़ी बोली, फिर है ब्रजभाषा, फिर है कन्नौजी, फिर है बुंदेली, फिर है बांगरू। बांगरू को हरियाणवी या जाटो भी कहा जाता है। अब इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बना रखी है, कब कब। तो शॉर्टशैनी अपभ्रंश में अगर आएगा पश्चिमी हिंदी में कौन सी कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो हमें याद रखना है कि 5 बोलियां बोली जाती है। कौन-कौन सी? तो वो है खड़ी बोली, जिसको कौरवी बोला जाता है। तो बी से ब्रजभाषा, फिर के से कन्नौजी, फिर बी से बुंदेली, और एल से हरियाणवी या बांगरू। ठीक है? जो ये लास्ट के दो है, तो खड़ी बोली या कौरवी या जो ये बांगरू है, इसको आकार बहुला बोला जाता है। और जो बीच की तीन है, इनको क्या कहा जाता है? ओकार बहुला कहा जाता है। ठीक है? ये काफी बार एग्जाम्स में आता है, तो इसको अच्छे से देख लें एक बार। अब हम पढ़ते हैं, जो खड़ी बोली है वो अधिकतर कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो ये दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद वाले इलाके में, रामपुर, मुजफ्फरनगर वाले इलाके में, या देहरादून वाले इलाके में खड़ी बोली और कौरवी बोली जाती है। जो ब्रज भाषा है, वो ब्रज वाले क्षेत्र में, जैसे आगरा, मथुरा, बरेली, फिरोजाबाद, जयपुर, ये वाले इलाके में बोली जाती है। कन्नौजी बोली जाती है कन्नौज में, इटावा में, कानपुर में, हरदोई में, इस वाले इलाके में बोली जाती है। बुंदेली जो बोली जाती है, ये झांसी, ग्वालियर, बुंदेलखंड, इस वाले इलाके में बोली जाती है। और फिर जो बांगरू है, हरियाणा वाले, जैसे अम्बाला, हिसार, रोहतक, करनाल, दिल्ली, हिसार, इन वाले इलाकों में क्या बोली जाती है? बांगड़ी बोली जाती है। तो इसकी ये ट्रिक याद रखना, कब कब। तो ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोली बोलती है, कब कब। तो दोबारा याद कर लेते हैं एक बार। के से खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी बोल देते हैं। बी से ब्रज भाषा, जो ब्रज वाले इलाके में बोली जाती है, आगरा मथुरा वाले में। और फिर आता है कन्नौजी, जो कन्नौज, इटावा, कानपुर वाले इलाके में बोली जाती है। बुंदेली, जो बुंदेलखंड, झांसी और ग्वालियर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। बांगरू, जिसको हम हरियाणवी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ये जो हरियाणा वाले इलाके में बोली जाती है, जैसे दिल्ली, करनाल, हिसार, जो हरियाणा से रिलेटेड है। अगला है शॉर्टसनी अपभ्रंश से जो राजस्थानी लैंग्वेज है, राजस्थानी हिंदी, इनको चार उसमें बांटा गया है। मारवाड़ी, मेवाती, ढूढाणी या जयपुरी। ये भी बहुत बार आता है कि जो ढूढाणी है, इसको किस लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में बोला जाता है? तो ढूढाणी को ही हम जयपुरी लैंग्वेज बोलते हैं, या मालवी, ये है। और तो इसका ये भी आता है कि इसको वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ के हिसाब से लगाओ। तो जो हम नॉर्थ में बोली जाती है वो है मेवाती, और जो वेस्ट में बोली जाती है पश्चिम में, वो है मारवाड़ी। और जो ईस्ट में बोली जाती है ढूढाणी, ढूढाणी। और जो साउथ में बोली जाती है मालवी। ये भी एक बार देख लेना कि जो पश्चिम में है वो कौन सी है? मारवाड़ी है। और जो फिर पूर्व पूर्व में है जयपुरी या ढूढाणी। और जो दक्षिण में, मतलब साउथ में है, वो है मालवी। और जो नॉर्थ में है वो है मेवाती। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, मागधी। मागधी को भी याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। मागधी को बिहारी हिंदी भी बोला जाता है, और इसकी 3 बोलियां हैं। तो मागधी अपभ्रंश में से बिहारी हिंदी, और इसकी 3 बोलियां हैं। तो ये है, इसको ऐसे याद करना है, एम, एम, एम। मैंने ऐसे याद करा था। मगही, मैथिली, भोजपुरी। भोजपुरी या बोलो या भोजपुरी बोलो। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। याद करने के लिए हम इसको मो बना देते हैं, भोजपुरी। तो इसको ऐसे याद रखना है, एम, एम, एम। मगही, मैथिली, और क्या है? भोजपुरी। जो मगही है, ये पटना, गया, नालंदा वाले इलाके में बोला जाता है। और जो मैथिली है, वो दरभंगा,
सीतामढ़ी, पूर्णिया इस वाले इलाके में, और जो भोजपुरी है वो बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस वाले इलाके में हमें कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। तो अब अर्धमागधी अपभ्रंश कौन सी निकली है? पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी काफी बार एग्जाम्स में आता है, तो इसको अच्छे से देख लें। जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अर्धमागधी से अपभ्रंश कौन सी निकली है? तो पूर्वी हिंदी निकली है। इसकी 3 बोलियां हैं। इसको याद करने के लिए ए, बी और सी। तो ए से है अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो इसको याद करना इजी है। तो हम एक बार देख लेते हैं, पूर्वी हिंदी का देख लेते हैं कब कब। ठीक है। और फिर बिहारी हिंदी का है ए बी सी, नहीं, बिहारी हिंदी जो मागधी है, मागधी से एम एम एम। और ये जो इसका पूर्वी हिंदी है इसका ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा आता है कि ये जैसे यहाँ से उठा देंगे दो, अवधी और बघेली उठा देंगे और ऊपर से मैथिली ले लेंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा पूर्वी हिंदी में नहीं आता। तो इसको ऐसे, इसलिए इसको ऐसे याद करना जरूरी है। अब अगला है शॉर्टसिनी अपभ्रंश से जो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी को हम अ, खस खस भी बोलते हैं, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। फिर आगे देख लेते हैं कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है इसका, कुछ कुछ क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। यहाँ से डायरेक्ट हम रिवीजन करके भी जा सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था गुजरात राज्य में करा गया था। गुजरात राज्य से माना गया है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों में व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। जो भी हम भाषा लिखते हैं उसके व्यवस्थित रूप और चिन्हों को जो व्यवस्थित करके लिखते हैं तो उसको लिपि कहते हैं। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या करा था? अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जो हमने अभी देखी। हिंदी की उत्पत्ति शॉर्ट सीरी अपभ्रंश से हुई है, ये भी हमने पढ़ी। किससे हुई है? शॉर्ट सीरी अपभ्रंश हुई है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है, और भाषा की पूर्णतम इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। भाषा की लघुतम इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। तो सबसे पहले क्या आता है? जैसे वर्ण आ गए। वर्ण से क्या, फिर वर्ण क्या होता है? जैसे क, ख, इनको जब अगर मिला दिया तो ये क्या है? शब्द कहलाता है। शब्द से क्या है? पद, फिर वाक्य, ऐसे बनता है। ठीक है। तो ये है भाषा की पूर्णतम इकाई। जो पूरी इकाई को क्या कहता है? वाक्य। जैसे मैं कोई एक सेंटेंस बोलूं, राम आज मार्केट जाएगा, राम आज दुकान जाएगा, तो ये क्या है? पूर्णतम इकाई है, एक वाक्य है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमने देखा कि 14 सितंबर को ये दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 ए में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। पाली भाषा की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, और किसकी अध्यक्षता में किया गया? ये कमेंट में बताएं। जो अभी हमने इससे पहले रिवीजन कर चुके हैं। बीजी खेर की अध्यक्षता में करा गया है। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। संस्कृत को किसकी आदि जननी कहते हैं? हिंदी की आदि जननी कहते हैं। हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर कहलाती है। हिंदी बोली हिंदी के प्रथम कवि, ये भी काफी बार एग्जाम में आता है कि खड़ी बोली जो हिंदी है इसके प्रथम कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो जी हैं। अ, हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। ये भाषा के क्षेत्र रूप को बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राज्य के कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी व्यूहात्मक और श्लिष्ट भाषा है। बड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली, सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरवी है। हड़ौती या ढूंढानी पूर्वी राजस्थान की बोली है। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि 8वीं अनुसूची के अंदर कौन कौन सी भाषा है, जो अभी हमने पढ़ा कि 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज है। उनको भी अच्छी तरीके से देख ले। उसमें से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी इसमें से नहीं है। 3 ऑप्शन दे देंगे कि है वाली और एक दे देंगे नहीं वाली।
तो उसको भी अच्छे से देख लेना एक बार। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। तो पश्चिमी हिंदी में हमने पढ़ी थी कौन कौन सी, पांच पांच पढ़ी थी। तो वो गौरवी, जैसे ब्रज, ब्रज थी, फिर कन्नौजी, फिर बी से कौन सी थी, बांगरू, और हरियाणवी। ठीक है, बघेली। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो इसका है खड़ी बोली, फिर ब्रजभाषा, फिर है कन्नौजी, फिर बुंदेली, और बांगरू जो है वो हरियाणवी। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आई? पश्चिमी हिंदी में हमने पढ़ी थी पांच है। तो रामपुर, फिर अगला देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। और हिंदी की भी हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आता है, तो ये फारसी भाषा का ही है। नीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ये भी आता है कि किसने सुझाव दिया था। नीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा था, देवनागरी लिपि के जगह पर हम रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। गारो मेघालय राज्य की बोली है। बंगाल त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। विश्व हिंदी सचिवालय, ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, मॉरिशस में है, मॉरिशस में स्थित है। निंगल भाषा को बाढ़ भाषा के नाम से भी जाना जाता है। श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में पंचाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था। अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये फैक्ट्स हैं सारे, इनको हमें याद करने पड़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो केंद्र हिंदी निर्देशालय है वो कहाँ, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। पाली भाषा का अन्य नाम प्राकृत है। पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है, ये हम देख चुके हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये भी कई बार एग्जाम्स में आता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, आगरा में स्थित है। संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। निबट्टा बघेली की बोली है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सी है, खड़ी बोली है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो उपभाषा बन जाती है। ठीक है, जब किसी साहित्य की जब रचना होने लगती है तो भाषा बन जाती है। ठीक है, बोली या किसमें चेंज हो जाती है, भाषा में चेंज हो जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। और भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले राजा मोहन रॉय ने सुझाव दिया था। तो हिंदी भाषा का इंडिया के लिए किसने दिया था, भारत के लिए दिया था, राजा राम मोहन राय ने सुझाव दिया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तो द्रविड़ की कौन सी है, तो ये शॉर्ट रखिए, ATTM। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम दुरानी है। वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले कौशिकी भाषावादी क्षेत्र हैं। काशिका का विकास स्थल वाराणसी है। काशी के नाम पर भी इस क्षेत्र बोलिया का नाम काशिकी पड़ा। अवध शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। भारत की संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का सही क्रम इस प्रकार है। ये पहले इंग्लिश, फिर चाइनीज, ऐसे करके है। हिंदी, बंगला बंगला, मराठी, तेलुगु, तमिल, अर्थात भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर इसमें कुछ ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये हमें बताएँ। हमने उत्तराखंड करंट अफ़ेयर, उत्तराखंड सीरीज़ और हिंदी सीरीज़ को अभी स्टार्ट करा हुआ है। हम धीरे-धीरे इसमें लेक्चर को नए-नए लेक्चर्स को डालते रहेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।